मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जैसा हम लोग जानते हैं और लिविंग वर्ल्ड जब हम लोग बात करते हैं तो लिविंग वर्ल्ड इज सो मच डाइवर्सिफाइड। ठीक है, जैसे अगर हम देख सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड का जो अगर साइज होगा तो साइज कहाँ से कहाँ जाएगा, यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया अगर लेते हैं कि यूनिसेल्युलर क्या होगा बैक्टीरिया और मल्टी सेल्युलर क्या होगा ब्लू व्हेल, तो इस दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच में सो मच मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर डाइवर्सिटी की बात करें कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है साइज ऑफ एन एरिया पे। कैसे? इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा मोहल्ला होता है, किसी का भी 20 ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ लेके चला है, कि मान सकते हैं कि वहाँ 40 हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मोहल्ले में 20 है तो जू में क्या होगा कि 100 से ज़्यादा होंगे, नेशनल पार्क में क्या होगा 1000 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया का साइज इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। अब ये जो लिविंग वर्ल्ड है वो कहाँ प्रेजेंट, इन एवरीवेयर, हर एक जगह पे। ठीक है, बट वो जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस कारण जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया रहता है, कोल्ड माउंटेन्स में, कोल्ड डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में, आइसबर्ग्स में। अब जो ऑर्गेनिज्म आइसबर्ग्स में है वो हॉट डेजर्ट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जो हॉट डेजर्ट में है वो आइसबर्ग्स में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटाट होता है, अपना एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो खुद के लाइफ को सस्टेन कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक डाइवर्सिफाइड नेचर होता है। तो उस नेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हर एक जगह जहाँ पे वो एडजस्टेबल हो सकता है वहाँ पे वो रहता है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, और भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी बुक के बेसिक्स की, ठीक है, तो उसमें मेन जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है वो ये आता है, और इसी को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि जब डाइवर्सिटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखें तो इतना सारा ह्यूज एरिया के अकॉर्डिंग उसका क्या था, साइज, डाइवर्सिफाइड साइज जो था वो बढ़ा, और ये कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या कहलाता है, एक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम उसका कैरेक्टर्स देखते हैं। अब बात करते हैं, पहला लिविंग कैरेक्टर जो है वो क्या है, ग्रोथ। ठीक है, अब अगर हम ग्रोथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ का अगर बात करते हैं तो दो मोड होता है, मोड ऑफ ग्रोथ दो होता है। सबसे पहला क्या है कि हमारा इंक्रीज इन बॉडी मास या वेट। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज होगा या वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, दूसरा इंक्रीज इन नंबर, और दूसरा क्या होता है, पहला क्या होता है इंक्रीज इन बॉडी मास और वेट। और जब इंक्रीज इन बॉडी मास का बात करते हैं तो ये नॉन लिविंग में हो सकता है या फिर लिविंग पे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, नॉन लिविंग में अगर बॉडी मास का इंक्रीज हो रहा है तो कैसा होगा, एक्सटर्नली इंक्रीज होगा। कैसे? जैसे कि सैंड माउंट्स, जैसे कि माउंटेन्स, इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन होता है, एक्सटर्नली उसके ऊपर क्या होते हैं, सैंड डिपॉजिट होते हैं। तो जो पहले छोटा साइज का था वो थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, यानी उसका भी क्या हो रहा है, बॉडी मास तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक्सटर्नली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लिविंग का बात करते हैं तो इसमें भी बॉडी मास इंक्रीज करता है। जैसे अगर कोई ऑफस्प्रिंग है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका वेट इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो लेकिन यहाँ पे जो इसका बॉडी मास इंक्रीज कर रहा है वो इंटरनली करता है।
अंदर से करता है। तो वो कैसे करेगा? थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, बॉडी मास जो इंक्रीज करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कैसे करेगा? सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से कैसे? चूंकि हमको पता है कि हम लोग क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, और ये सेल्स क्या करते हैं? अपने आप को मेंटेन करते हैं सेल डिवीजन से। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये सेल डिवीजन होगा तो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होगा। एनिमल्स के अंदर अगर इसका सेल डिवीजन होगा तो एक सर्टेन एज तक होता है, लेकिन सेल्स का रिप्लेसमेंट लाइफ स्पैन तक चलता रहता है एनिमल्स के कंडीशन में। यहाँ पे एक और बात आती है, वो ये है कि जब हम लोग बात करते हैं कि लिविंग का मास इंक्रीज करता है और वो इंटरनली इंक्रीज करता है, तो ये कैरेक्टर, ये पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से, क्योंकि ये इंटरनल इंक्रीजमेंट ऑफ मास इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट शो करता है। किससे? रिप्रोडक्शन से। कैसे? समझते हैं। अब अगर इंक्रीज इन नंबर का हम लोग बात करते हैं तो इंक्रीज इन नंबर कैसे बढ़ता है? रिप्रोडक्शन से बढ़ता है। ऑफ स्प्रिंग कैसे हुआ? रिप्रोडक्शन से हुआ। अब बात ये समझना है कि एक बच्चा हुआ, ऑफ स्प्रिंग हुआ, ठीक है, और एक सर्टेन एज तक आके वो कैपेबल हो जाएगा कि वो फिर अपने जैसा ही एक ऑफ स्प्रिंग को क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है। तो कैसे हुआ? तो जब इंटरनल ग्रोथ हुआ, जब धीरे धीरे वो इंटरनली ग्रो अप हो गया, देन वो रिप्रोडक्शन के काबिल हुआ, तब वो कर सकता है। तो वही है कि जब ग्रोथ प्रोमिनेंट होगा तब वो आप कर सकते हैं। दैट्स वाई ये बोथ ऑफ देम पॉइंट इज इंटरनल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब बात ये आता है कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो हम कह सकते हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ग्रोथ है इंक्रीज कर रहा है बॉडी मास को भी और नंबर को भी। नंबर का बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जब बॉडी मास का बात करते हैं तो वो नॉन लिविंग में भी शो करता है। इसीलिए एग्जैक्ट अगर हम कहें कि क्या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर का बात करते हैं जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब हम लोग रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, दो वर्ड्स में डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं एक री और दूसरा होता है प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट से मतलब हमारा क्या है? इन्फेंट, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये जो इन्फेंट, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग है, इसका जो फीचर्स होगा वो क्या होगा? मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसका कैरेक्टर पेरेंट्स से मोर और लेस सिमिलर होगा, क्योंकि जब यहाँ पे पेरेंट्स का बात करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ दैट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये जब इस तरह का अरेंजमेंट है तो ये क्या करता है? एक वेरिएशन कॉज करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई इंडियन मेल इंडियन फीमेल से शादी करता है तो यहाँ देख सकते हैं कि उसका जो वेरिएशन होगा वो उतना डाइवर्स नहीं होगा। जो ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर होगा वो मोर और लेस इंडियन के जैसा ही रहेगा। लेकिन जब इंडियन मेल फॉरेनर फीमेल से शादी करता है तो वहाँ का जो डाइवर्स है वो ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल बैरियर भी यहाँ नहीं रहा और एक अलग एरिया के जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस क्या हो गया? वो ज़्यादा डाइवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है। लेकिन जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं कि जहाँ पर इन्फेंट्स जो होते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी यहाँ कोई वेरिएशन नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो फंगी में स्पोर से वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है। प्लानेरिया फ्लैटफॉर्म्स में ट्रू रीजनरेशन होता है।
यानी प्लानेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप 2, 3, 4 पार्ट में काट दीजिए तो उसके बॉडी का हर एक पार्ट जो होगा वो एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। दैट इज प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। देन एल्गीमोसिस में फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, अब जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स के लिए कंसीडर करेंगे तो उससे पहले कुछ बातें आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ के सिनोनिमस है। कैसे? तो मान लेते हैं कि एक सेल है हमारा, ठीक है, एक सेल है, वो सेल में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि अगर इंक्रीज इन मास का जहां तक बात आता है तो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवाइड करके 2 बन रहे हैं। वैसे ही रिप्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है कि हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो हम इस प्रोसेस को, इस टोटल प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन से हुआ है या फिर ग्रोथ से हुआ है हम क्लियर नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन इंक्रीज बॉडी मास भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्वाइट कंफ्यूजन है। इस कारण एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ जनरेट करता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि मैमल्स में भी अगर हम लोग बात करते हैं, जो एक हायर यूकारियोट्स का ऑर्गेनिज्म होते हैं, म्यूल्स इनफर्टाइल, स्टेराइल वर्कर भी इनफर्टाइल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल इनफर्टाइल, तो यहाँ भी तो कोई रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि भाई रिप्रोडक्शन जो है ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का तीसरा कैरेक्टर जो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और लगभग अनुमानतः, मतलब कि ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन 35 ट्रिलियन रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइप ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि एजम्पशंस है। ठीक है, एक नंबर है कि हाँ इतना लगभग हो सकता है। अब जब मेटाबॉलिज्म का बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस हो करता है हमारे और बॉडी के अंदर, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होता है ये किसके बीच में, केमिकल्स के बीच में ही होगा, ऑब्वियसली सा बात है, जैसे कि प्रोटीन्स, इंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स और भी हो सकते हैं। लेकिन केमिकल्स का लोकेशन कहाँ होता है, तो वो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें कहाँ, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस सभी जगह पे क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है ऑलवेज चलता रहता है। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस भी चलता है और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी चलता है, दोनों चलता है। तो यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर एनाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब है कि एनाबॉलिज्म क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि किसी रिएक्शंस को कंप्लीट करने में हमें कुछ एंजाइम, कुछ कैटलिस्ट का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो अगर उसका यूज़ हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो दैट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि अगर किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड आवर सेल। ठीक है, तो अगर एनाबॉलिक इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिक, रेट ऑफ एनाबॉलिक इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिक इज कॉजेज इनटू ग्रोथ, और अगर कैटाबॉलिक इज बड़ा होगा एनाबॉलिक से तो वो क्या कॉज करेगा, डी ग्रोथ कॉज करेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है, मान लेते हैं कि ये हमने अभी अपने सेल के अंदर का बात किया, सेल से बाहर के इन्वायरमेंट में क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो गए, यानी जो रिएक्शंस केमिकल के बीच में होंगे उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं। तो हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि
जो रिएक्शंस हो रहे हैं सेल फ्री सिस्टम में, वो रिएक्शंस एक्टिव होता है। भले वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिएक्शन एक्टिव होता है, सो दैट वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करता है। तो एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब हम लोग देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का फोर्थ कैरेक्टर, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जब इस कैरेक्टर पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इस दो वर्ड से ये समझ सकते हैं कि सेल्स है, और ये सेल्स जो हैं आपस में ऑर्गेनाइज होके एक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शन स्पेसिफिक होता है। कैसे समझते हैं कि सेल्स हैं, अगर बहुत सारे सेल्स मिल गए तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएगा। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिल गए तो ऑर्गेन बनाएगा। बहुत सारे ऑर्गेन्स मिल गए तो एक ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ काम करते हैं, ठीक है। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें भी सिर्फ ये एक ऑर्गेन से फंक्शनल नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गेन्स इसमें क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, तो ये एक क्या बनाता है, एक बना रहा है ये हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब क्या होता है कि सेल्स क्या हो रहे हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद वो अपने आप को इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं कि वो एक पार्टिकुलर क्या होता है कि फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्फ रेप्लिकेट करने में मदद करता है, इवॉल्व करने में मदद करता है, सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करता है। यानी खुद को जैसे रेप्लिकेटिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे इवॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, वो कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट वेरिएशन कॉज होता है। और सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है, कि एडजस्टेबल हम अपने आप को कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो ये बेसिकली डिपेंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो ये भी क्या होता है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिफ्थ कैरेक्टर देख रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के इन्वायरमेंट से को कितना समझता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कितना समझता है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस टू व्हाट, कॉन्शियसनेस टू इन्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जब इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो ये दो तरह से होता है, ये एक्सटर्नली इन्वायरमेंट पे हो सकता है या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर एक्सटर्नली इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो कर सकता है, वो है यूनिसेल्युलर, लोअर यूकैरियोट्स, हायर यूकैरियोट्स, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमको भी पता है, ह्यूमन को भी पता है कि क्या है, टेम्परेचर बाहर का कैसा है, बारिश हो रही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, तो वो हम लोग समझ पाते हैं। और जब हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस का बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन समझता है, ह्यूमन बींग्स। ये हम लोग को पता है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इंटरनल भी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फीलिंग्स के बारे में बात करें, किसी के लिए फीलिंग्स है, हम लोग इंटरनली कॉन्शियस हैं, ठीक है। तबीयत सही नहीं है, बाहर से नहीं पता चल रहा लेकिन अंदर से लग रहा है, तो इंटरनली कॉन्शियस है। तो यही जो कैरेक्टर है इंटरनल कॉन्शियसनेस का, वो क्या बताता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस एक्सटर्नली कॉन्शियसनेस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि शो नहीं होता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो किसके
टू द इन्वायरमेंट, वो हमको पता है इंटरनल इन्वायरमेंट और आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए होता है, ठीक है। चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, केमिकल बैरियर हो या फिर बायोलॉजिकल बैरियर हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। बट इन सभी ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ नहीं पाया जाता। प्लांट्स का अगर बात करते हैं तो वो भी क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, कॉन्शियस शो करता है टुवर्ड्स व्हाट, लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर। लाइट, वाटर, टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि फोटो पीरियड्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर किसी प्लांट को 8 आवर का फोटो पीरियड चाहिए, लाइट आवर चाहिए, अगर 8 आवर से अगर उसको 7 आवर मिल जाए तो वो क्या करेगा, फ्लावरनेशन शो नहीं करेगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्लांट्स। ओके, सो दिस इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस। सो ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे आज ख़त्म हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।